दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही मार्मिक कहानी है। कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही इमोशनल कर देने वाली कहानी है। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ एडवांस लेवल के इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द वुडन बाउल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? WOODN, वुडन का मतलब होता है लकड़ी का, लकड़ी से बनी हुई कोई वस्तु को वुडन कहा जाता है। और BOWL बाउल का मतलब होता है कटोरा। द वुडन बाउल, लकड़ी का कटोरा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। A frail old man went to live with his son, daughter-in-law and a 4-year-old grandson। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो गो मतलब जाना और सेकंड फॉर्म है वेंट। आ फ्रेल ओल्ड मैन, दोस्तों FRAIL, फ्रेल, आप इसे नोट कर लीजिए। फ्रेल का मतलब, फ्रेल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दुर्बल, कमज़ोर। तो क्या अर्थ हुआ? आ फ्रेल ओल्ड मैन, एक बूढ़ा, एक कमज़ोर बूढ़ा आदमी, वेंट गया, टू लिव, लिव मतलब रहना, रहने के लिए, विद हिज सन, अपने बेटे के साथ, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ का मतलब बहू, बहू के साथ, एंड अ 4-year-old ग्रैंडसन, और 4 साल के पोते के साथ। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? अ फ्रेल ओल्ड मैन वेंट टू लिव विद हिज सन, डॉटर इन लॉ एंड ए 4-year-old ग्रैंडसन। एक बूढ़ा कमज़ोर आदमी अपने बेटे, बहू और 4 साल के पोते के साथ रहने के लिए गया। द ओल्ड मैन्स हैंड्स ट्रेम्बल्ड, हिज आईसाइट वॉज ब्लर्ड एंड हिज स्टेप फॉल्टर्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब ओल्ड मैन के बाद एपोस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द ओल्ड मैन्स हैंड्स, क्या अर्थ हुआ कि बूढ़े आदमी के हाथ, ट्रेम्बल्ड, कांपते थे, हिज आईसाइट वॉज ब्लर्ड। दोस्तों, ब्लर्ड को यहाँ पर एक एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया जिसका मतलब होता है धुंधला, और आईसाइट का मतलब होता है दृष्टि। हिज मतलब उसका, उसकी, उसके। हिज आईसाइट वॉज ब्लर्ड, उसकी दृष्टि या कह सकते हैं उसकी नज़र धुंधली थी। एंड हिज स्टेप, और जो उनके कदम थे, फॉल्टर्ड, वो लड़खड़ाते थे। द फैमिली एट टुगेदर एवरी नाइट एट द डिनर टेबल। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ईट मतलब खाना और सेकंड फॉर्म है एट, तो आप इसे ज़रूर नोट कर लें, ATE। द फैमिली एट टुगेदर, फैमिली जो थी, परिवार था, वो एक साथ खाना खाता था। एवरी नाइट, हर रात, एट द डिनर टेबल, डिनर टेबल पर। बट द ओल्ड मैन्स शेकी हैंड्स एंड फेलिंग साइट मेड ईटिंग रादर डिफ़िकल्ट। क्या अर्थ हुआ? बट द ओल्ड मैन शेकी हैंड्स, दोस्तों शेकी का मतलब था हिलते हुए, ही एडजेक्टिव है, लेकिन बूढ़े आदमी के जो हिलते हुए हाथ थे, एंड फेलिंग साइट, फेलिंग मतलब कि कमज़ोर, कमज़ोर जो उनकी दृष्टि थी, कमज़ोर नज़र थी, मेड ईटिंग रादर डिफ़िकल्ट, वो इस खाने की, मतलब ईटिंग को खाने की जो प्रक्रिया थी उसे रादर मतलब रादर डिफ़िकल्ट, वो उसको डिफ़िकल्ट मतलब कि मुश्किल बना देते थे। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो बूढ़े आदमी के कांपते हुए
और जो उनकी कमज़ोर नज़र थी वो इस खाने की क्रिया को उनके लिए मुश्किल बनाती थी। पीस रोल्ड ऑफ हिज स्पून, पीस का मतलब होता है मटर के दाने, जो मटर के दाने थे, रोल्ड ऑफ, रोल ऑफ मतलब लुढ़क जाना, लुढ़क जाते थे, हिज स्पून उनकी चम्मच से, ऑन टू द फ्लोर फर्श पर, व्हेन ही ग्रैब्ड द ग्लास ऑफन मिल्क स्पिल्ड ऑन द टेबल क्लॉथ। और दोस्तों ग्रैस्प का मतलब होता है किसी चीज़ को लेना, और व्हेन ही ग्रैस्प द ग्लास, जब वो ग्लास उठाते, ऑफन अक्सर, मिल्क स्पिल्ड ऑन द टेबल क्लॉथ, टेबल क्लॉथ का मतलब था मेज पोश, मतलब कि टेबल पर बिछाए जाने वाला जो कपड़ा है उसको टेबल क्लॉथ कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है मेज पोश। और स्पिल का मतलब बिखर जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस पूरी तरह क्या अर्थ हुआ कि व्हेन ही ग्रैब्स द ग्लास, जब वो ग्लास को उठाते, अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर, मिल्क स्पिल्ड ऑन द टेबल क्लॉथ, अक्सर मिल्क जो दूध था वो टेबल क्लॉथ पर क्या था, मेज पोश पर वो बिखर जाता। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र के माध्यम से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किस तरह से सब लोग एक ही टेबल पर डिनर कर रहे हैं, और यहाँ ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके हाथ से दूध गिर गया है, क्योंकि जो उनके हाथ हैं वो कांपते हैं, और जो उनकी नज़र है वो भी धुंधली है, कमज़ोर है। चलिए आगे देखते हैं। बिकमिंग इरिटेटेड विद द मैस, द सन एंड डॉटर इन लॉ सेट अ स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर। क्या अर्थ हुआ बिकमिंग इरिटेटेड? दोस्तों IRRITATED, इरिटेटेड आप इसे नोट कर लीजिए। इरिटेटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चिढ़ जाना, और बिकम मतलब होना, बनना, और ये फोर्थ फॉर्म है। और MESS, मैस का मतलब होता है कोई भी झंझट वगैरह, झंझट को मैस कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ बिकमिंग इरिटेटेड विद द मैस, मतलब इस झंझट से चिढ़कर, द सन एंड द डॉटर इन लॉ, बेटे और बहू ने, सेट अ स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर, एक कोने में एक छोटी सी टेबल को रख दिया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि इस झंझट से तंग आकर, चिढ़कर बेटे और बहू ने कोने में एक टेबल को, छोटी सी टेबल को रख दिया। देयर द ओल्ड मैन नाउ एट अलोन while the rest of the family enjoyed dinner at the dinner table। क्या अर्थ हुआ? There the old man now ate all alone। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। There the old man मतलब कि वहाँ बूढ़ा आदमी, ate alone मतलब जो बूढ़े आदमी थे, जो वृद्ध आदमी, वो अकेले खाना खाते। while मतलब जबकि, the rest of the family, rest of the family का मतलब जबकि बाकी परिवार, enjoyed dinner वो डिनर का आनंद लेते, एट द डिनर टेबल, डिनर टेबल पर। तो पूरी तरह से क्या अर्थ हुआ इस लाइन का कि वहाँ जो बूढ़े आदमी थे वो अकेले खाना खाते और बाकी का परिवार डिनर टेबल पर डिनर का खाने का आनंद लेता। सिंस ही हैड ब्रोकन अ डिश और टू, हिज फूड वॉज सर्व्ड इन अ वुडन बाउल। क्या अर्थ हुआ? सिंस ही हैड ब्रोकन अ डिश और टू। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी भी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। तो ऐसे वाक्यों में हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, सेकेंड फॉर्म में ब्रोक और थर्ड फॉर्म में ब्रोकन। तो ये थर्ड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ? सिंस ही हैड ब्रोकन अ डिश और टू, क्योंकि उन्होंने एक या दो जो डिश थी उनको उन्होंने तोड़ दिया था। हिज फूड वॉज सर्व्ड इन अ वुडन बाउल। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का वाक्य है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको हर स्ट्रक्चर को बता दूँ। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में बेसिकली पैसिव के अंदर वाक्य बनाएंगे तो वहाँ फिर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। सर्व का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं, परोसने को सर्व कहा जाता है और ये थर्ड फॉर्म है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? क्योंकि उन्होंने एक दो जो डिश थी उसको उन्होंने तोड़ दिया था। हिज फूड वॉज सर्व्ड इन अ वुडन बाउल, उनका खाना लकड़ी के कटोरे में परोसा जाता था। चलिए तो दोस्तों इस चीज़ से का मतलब आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि जो बुजुर्ग व्यक्ति थे इनकी नज़र भी कमज़ोर थी और हाथ भी कांपते थे और उनके हाथ से सामान अक्सर गिर जाते थे और उनके हाथ से एक दो डिश टूट गई थी और यही कारण था कि उनको जो खाना था वो एक लकड़ी के कटोरे में परोसा जाता था। चलिए आगे देखिए। Sometimes when the family glanced in the old man's direction, he had a tear in his eye as he ate alone। क्या अर्थ हुआ?
समटाइम्स व्हेन द फैमिली ग्लेंस्ड इन द ओल्ड मैन्स डायरेक्शन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। ग्लेंस का मतलब नज़र डालना, सेकंड फॉर्म ग्लेंस्ड, और यहाँ पे मैंस डायरेक्शन है, डायरेक्शन का मतलब कि और दिशा। तो क्या अर्थ हुआ कि कई सम टाइम मतलब कि कई बार, व्हेन द फैमिली ग्लेंस्ड इन द ओल्ड मैन्स डायरेक्शन मतलब कि कई बार जब परिवार बूढ़े आदमी की दिशा में मतलब कि बूढ़े आदमी की तरफ नज़र डालता, ही हैड अ टीयर इन हिज आइज एट एज ही एट अलोन, तो उनकी आंखों में आंसू होते क्योंकि वो अकेले खाना खाते। स्टिल द ओनली वर्ड्स द कपल हैड फॉर हिम वर शार्प एडोमिनिशंस व्हेन ही ड्रॉप्ड अ फोर्क और स्पिल्ड फूड। क्या अर्थ हुआ स्टिल? दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, STILL, स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी। तो यहाँ इसका मतलब है फिर भी। द ओनली वर्ड्स द कपल हैड फॉर हिम, फिर भी जो शब्द थे इस कपल के पास, और ये कपल किसके बारे में बात हो रही है? जो बूढ़े आदमी हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं, उनकी बहू बेटे के बारे में बात हो रही है। वो जोड़ा है तो यहाँ पर कपल लिखा गया है। स्टिल द ओनली वर्ड्स द कपल हैड फॉर हिम, फिर भी जो ये कपल था उनके पास जो शब्द थे उनके लिए वर शार्प, वो बड़े तीखे थे। एडमोनिशंस, और फटकारने वाले। वैन ही ड्रॉप्ड अ फोर्क, जब उनके हाथ से कोई कांटा, फोर्क मतलब होता है जिस कांटे से खाना खाया जाता है उसको फोर्क कहा जाता है, जब उनके हाथ से कोई फोर्क गिर जाता, और स्पिल्ड फूड या फिर खाना जो था वो बिखर जाता। द 4 year old वॉज्ड इट, जो 4 साल का था बच्चा, वॉज्ड इट वो उसको देखता, ऑल इन साइलेंस मतलब पूरी खामोशी से वो इस चीज़ को देखता। चलिए आगे देखिए। One evening before supper, the father noticed his son playing with wood scrap on the floor। क्या अर्थ हुआ? वन इवनिंग बिफोर सपर। दोस्तों सपर का मतलब होता है शाम का नाश्ता, उसे सपर कहा जाता है। और एक शाम सपर से पहले, शाम के नाश्ते से पहले, द फादर नोटिस मतलब देखना, जो पिता थे उन्होंने देखा हिज सन, जो उनका बेटा है, प्लेइंग खेलते हुए विद वुड स्क्रैप्स मतलब जो लकड़ी के जो स्क्रैप्स थे, स्क्रैप का मतलब होता है छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े वगैरह, उनके साथ वो खेल रहा था ऑन द फ्लोर, फर्श पर। ही आस्क्ड द चाइल्ड स्वीटली, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। और दोस्तों स्वीटली एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताए, और आप देखेंगे तो ज़्यादातर एडवर्ब में वो LY पे ही ख़त्म होते हैं। तो स्वीटली का मतलब होता है प्यार से। ही आस्क्ड द चाइल्ड स्वीटली, उसने प्यार से बच्चे से पूछा, वॉट आर यू मेकिंग, आप क्या बना रहे हो। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है रहा, रही, ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों में रहा है, रही, रहे जैसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों में इज एम आर का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म से मतलब है ING वाली फॉर्म जैसा यहाँ पर यूज़ की गई है। तो क्या अर्थ हुआ? ही आस्क्ड द चाइल्ड स्वीटली, उसने बच्चे से प्यार से पूछा, वॉट आर यू मेकिंग, आप क्या बना रहे हो। जस्ट एज स्वीटली द बॉय रिस्पॉन्डेड, उतने ही प्यार से लड़के ने जवाब दिया। रिस्पॉन्ड करना मतलब जवाब देना, उतने ही प्यार से बच्चे ने जवाब दिया, ओह आई एम मेकिंग अ लिटिल बाउल फॉर यू एंड मदर टू ईट योर फूड फ्रॉम व्हेन आई ग्रो अप। तो उसने बच्चे ने क्या जवाब दिया, देखिए जवाब सुनिए, आई एम मेकिंग अ लिटिल बाउल। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर आई के साथ एम का यूज़ हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि उसने उतने ही प्यार से जवाब दिया लड़के ने, आई एम मेकिंग अ लिटिल बाउल, मैं एक छोटा सा कटोरा बना रहा हूँ, फॉर यू एंड मदर, आपके और माँ के लिए, टू ईट योर फूड, अपना भोजन खाने के लिए, फ्रॉम व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा। तो उस बच्चे से जब पूछा गया उसके पिता के द्वारा कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि जो बच्चा था वो लकड़ी के छोटे छोटे जो टुकड़े थे उनसे खेल रहा था, तो उसके पिता ने बड़े प्यार से उससे पूछा कि आप क्या बना रहे हो। तो उतने ही प्यार से उस बच्चे ने जवाब दिया कि मैं एक कटोरा बना रहा हूँ आपके और मम्मी के खाने के लिए जब मैं बड़ा हो जाऊँगा। चलिए आगे देखिए।
द वर्ड्स सो स्ट्रक द पेरेंट्स दैट दे वर स्पीचलेस। दोस्तों स्पीचलेस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है अवाक रह जाना। ऐसी सिचुएशन की जब व्यक्ति के पास बोलने के लिए कुछ भी ना रहे, वो बात ना कर पाए, अवाक रह जाना। तो क्या अर्थ हुआ कि ये जो शब्द थे सो स्ट्रक द पेरेंट्स, वो पेरेंट्स को ऐसे लगे दैट दे वर स्पीचलेस, कि वो अवाक हो गए, मतलब कुछ भी नहीं बोल सके। देन टीयर्स स्टार्टेड टू स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब बहना, फिर जो आंसू थे वो बहने लगे, नीचे बहने लगे, स्ट्रीम डाउन देयर चीक्स, उनके गालों पर बहने लगे। दो नो वर्ड्स वॉज स्पोकन, हालांकि कोई भी शब्द नहीं बोले गए। बोथ न्यू, दोनों जानते थे, वॉट मस्ट बी डन, कि क्या अवश्य किया जाना चाहिए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि कोई भी शब्द नहीं बोला गया, हालांकि कोई भी शब्द नहीं कहा गया, फिर भी दोनों जानते थे कि क्या किया जाना चाहिए। दैट इवनिंग हस्बैंड टुक हिज फादर्स हैंड एंड जेंटली लेड हिम बैक टू द फैमिली टेबल, और उस शाम जो हस्बैंड था, मतलब जो पति था, टुक हिज फादर्स हैंड, और ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। टेक मतलब लेना, ले जाना, सेकंड फॉर्म टुक, उसने अपने पिता के हाथ को लिया। एंड जेंटली लेड हिम, और ये लीड की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब ले जाना, और वो प्यार से, जेंटली मतलब सज्जा भद्रता से, प्यार से वो उनको ले गया। बैक टू द फैमिली टेबल, वापस जो परिवार की जो फैमिली टेबल थी वहाँ वो अपने पिता को ले गया। आगे देखिए। फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज डेज, रिमाइंडर का मतलब बाकी बचे हुए। फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज डेज द ओल्ड मैन एट एवरी मील विद द फैमिली, क्या अर्थ हुआ कि जो अपने बाकी बचे हुए दिनों में जो बूढ़ा आदमी था, एट एवरी मील, उन्होंने अपना जो हर भोजन था वो परिवार के साथ खाया। नाइदर हस्बैंड नोर वाइफ केयर्ड एनी लॉन्गर व्हेन अ फोर्क वॉज ड्रॉप्ड, मिल्क स्पिल्ड और द टेबल क्लॉथ सोइल्ड, सोइल्ड मतलब गंदा हो जाना। उसका क्या अर्थ हुआ कि ना तो पति और ना पत्नी ने उस मतलब इस बात का केयर किया, ध्यान दिया कि कोई अगर कोई फॉर्क गिर जाता, दूध बिखर जाता या फिर टेबल क्लॉथ गंदा हो जाता, इस बात पर उन्होंने फिर ध्यान नहीं दिया। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं। क्या मॉरल है इस कहानी का? वाइजली सैड ऑलवेज लव एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, क्या अर्थ हुआ? ऑलवेज लव एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, हमेशा अपने माता पिता से प्यार करो और सम्मान करो। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज की जो कहानी है वो आज के समय के हिसाब से, आज के परिवेश में कहानी बहुत ही अच्छी सीख देने वाली है, क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं जहाँ शायद माता पिता का सम्मान नहीं किया जाता या फिर उनकी उपेक्षा की जाती है, उनको प्यार नहीं किया जाता। और कहीं ना कहीं जो कहानी है दोस्तों, ये हम सबको इससे शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि हम जैसा करते हैं वैसा ही हमारे साथ भी होता है। और जैसा यहाँ पर हमने देखा कि ये जो कपल था, जब उन्होंने देखा कि जो उनका बच्चा है वो एक कटोरी बना रहा है और वो उनके लिए ही कटोरी बना रहा है, और जब उसके पिता ने उससे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो उसका जवाब ये था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मतलब ये कटोरी जो है लकड़ी की, वो मैं आपके और मम्मी के लिए बना रहा हूँ। तो जिससे ये पता लगता है कि जो बच्चा है वो इसी बात को देख रहा था कि उसके माता पिता जो हैं वो उसके दादा के साथ किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, और यही चीज़ वो सीख रहा था। और जब इस बच्चे के माता पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उन्होंने अपनी गलती को सुधारा भी। तो दोस्तों हमें इस जो कहानी है यही सीख देती है कि जो हमारे माता पिता हैं या जो हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं, हम उनसे जहाँ तक हो सके उनसे प्यार करें और साथ में उनका सम्मान भी करें, उनकी देखभाल भी करें। So friends, this was the small story. I hope you really enjoyed this session, and if I talk about this story personally, I'm very touched and I became very emotional while reading this story, because this story reminded me something. Because once upon a time I was watching a movie, and that story was coming again and again in my mind when I was just reading out this story. So I think that we should never forget that parents are everything for us, because they do a lot of things for us. We can never repay their debt. What they do for us, it is just unimaginable. And they do a lot of things. They struggle for us. They provide us food, cloth and education. So I think that when we grow up, we should never forget that, and we should try to respect them, love them and protect them as more as possible, because parents are something which we never get again. They are just priceless. They are the gift of God
when we have parents, it I think that that is a very big blessing when we have father mother at home. So that's a great thing that we have, which has been given to us by the God, because parents make us what we are. Suppose whatever I am today, that is because of my parents. They brought me in this world, they gave me food, cloth, they provided me education, that is why I'm alive today. So I think that we should be very grateful to our parents, and we should always try to respect them, we should love them, and we should try to do whatever we can do for them. So this was the story. And apart from this, guys, if you want to say anything about the story, or if you have any opinion about the story, you can share your opinion in the comment section. And apart from this, guys, and I always request you guys that whenever you feel that you want to give me any type of suggestion, any valuable feedback, I always welcome, because whenever you give me any type of suggestion, I always take this very positively, and I always try to implement that. And apart from this, guys, sometime I get a lot of comments in the comment section, and sometimes you guys provide me a lot of good information. And recently, maybe the day before yesterday, I saw a comment where I saw 2-3 comments there. I was told that, sir, try to speak slow. So today I tried my level best to go slow, because sometimes some people are not able to understand. So I'm extremely sorry, sometimes I become too fast while teaching, or while reading, or while narration. So I will try to be a little bit slow so that everybody can understand me. So guys, that's it for today. Thank you so much for listening. Have a nice day, and bye.